नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये सीरीज़ में पार्ट सेकंड है लेक्चर का। Now before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants that have started from 7th of April. India's best educators will be teaching the ultimate one-year batch course on GS for UPSC CSE 2022 has started from 7th of April. The prelims through 3500 MCQ has also started. You can join that. The batches are also in bilingual language as well as in English. The 3-month batch for UPSC CSE prelims is also there with live classes by top educators, prelims focused batch. The link is given in the description box. Just download the Unacademy Learning app and choose the course as UPSC CSE, and when prompted, you just need to type the code, apply the code ARPITA10 ARPITA10 and get extra 10% off. आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये पार्ट 2 है। विल बी स्टडिंग अबाउट आर्टिकल 23 to 32। आर्टिकल 23, देखिए आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की। अगर हम बेयर एक्ट में इसको स्टडी करते हैं तो आर्टिकल 23 कहता है दैट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार and other similar forms of forced labor are prohibited, and in contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. And the second one says that nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them. अगर हम फर्स्ट सब क्लॉज की बात करें, फर्स्ट सब क्लॉज सीधा जहाँ पे बेगार शब्द का यूज़ हुआ है उसका मतलब यह है कि बिना पैसे के किया गया काम, यानी कि जहाँ पे मनी नहीं दी गई है, फोर्स्ड लेबर अगर किसी भी तरीके का है तो वहाँ पे आर्टिकल 23 है जो कि एज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है किसी भी सिटीज़न को। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। और जो बेगार का जो मतलब है वो है विदाउट मनी, यानी कि कोई भी जो बंधवा मजदूरी होती है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम या देवदासी सिस्टम, अगर जैसे देवदासी सिस्टम पहले एंशियंट टाइम्स में यूज़ होता था, या बंधुआ मजदूरी या लेबर, इस तरीके का कोई भी आज के ज़माने में एक्टिविटी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आर्टिकल 23 वॉयलेट अगर होगा फिर आर्टिकल 13 के वजह से या तो स्टेट ने अगर ऐसा लॉ बनाया तो वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो आपकी मदद करेंगे, डिपेंडिंग कि आप किस लेवल पे हैं केस में। अब यहाँ पे बात आती है क्या जो प्रोस्टिट्यूशन जो है क्या वो भी आर्टिकल 23 के अंडर आता है। देखिए अगर फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन है तो वो आर्टिकल 23 के अंदर उसे वॉयलेशन माना जाएगा, वो एक क्राइम है। फोर्स प्रोस्टिट्यूशन या जिसे बोलते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये क्राइम है, इलीगल है कम्प्लीटली। लेकिन अगर प्रोस्टिट्यूशन कोई कर रहा है जो कि फोर्स्ड नहीं है तो वहाँ पर राइट टू प्रोफेशन आ जाता है, और इसलिए प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल हम नहीं कह सकते, लेकिन फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। इसलिए देयर आर सर्टेन जोन्स जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी देखी जाती हैं जहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन है वो होता है, लेकिन उसको भी स्टेट कई बार कंट्रोल करने में रहती है कहीं पे, क्योंकि वहाँ पर ऐसी जोन होती है जहाँ पे फोर्स प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स ट्रैफिकिंग हो सकती है। और इसी के अगेंस्ट, इसी ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एक्ट 1956 आता है, जो कि बचाता है लोगों को, स्पेशली विमेंस को, सेक्स ट्रैफिकिंग या इस तरीके की इमोरल ट्रैफिकिंग से। आपको समझना ये है जैसे कि आर्टिकल 17 था, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, लेकिन उसका जो एक्टिविटी है आर्टिकल 17 का या इवन आर्टिकल 23 का, और आप आगे देखेंगे आर्टिकल 24 का, विदाउट एनी नॉर्मल स्टैट्यूटरी लॉ वो कम्प्लीटली फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोहिबिशन की बात करता है आर्टिकल 23, लेकिन अगर किसी ने उसे वॉयलेट करा
तो लॉ कौन सा है जो कि पुलिसिंग सिस्टम या एग्जीक्यूटिव उसे यूज़ करेगा अगेंस्ट उसके जो कि एक्यूज्ड है इस लॉ के इंटरवेंशन या कॉन्ट्रवेंशन के लिए। तो यहाँ पे बात आती है नॉर्मल स्टैट्यूटरी लॉ की, जो कि है आपका प्रोहिबिशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एक्ट 1956। अगर हम आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 की बात करें तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है वॉलंटरी आर्मी और कंपलसरी आर्मी का। देखिए इजराइल के अंदर कंपलसरी आर्मी है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में आने के बाद आपको आर्मी ज्वाइन करनी ही होगी, ऐसा है। लेकिन इंडिया के अंदर वॉलंटरी आर्मी है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोस्ट गार्ड में जाएं या फिर आप किसी भी तरीके की डिफेंस जो मैकेनिज्म एग्जीक्यूटिव वहाँ पर आप जाना चाहते हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो आप जा सकते हैं, लेकिन वॉलंटरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही वॉलंटरी रहेगी। हो सकता है इन सर्टेन केसेस जहाँ देश को ज़रूरत पड़े नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये एक्टिवेट हो जाए, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको आर्टिकल 51 का रेफरेंस जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में आपने समझा था वो भी आता है। बिकॉज आर्टिकल 51D जो है वो कहता है डिफेंड द नेशन। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 51D जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इवन पार्ट में आता है। वो एक ड्यूटी है, एक नॉर्मल उसका कोई बैकिंग नहीं है, उसका कोई कंपलसरी बैकिंग नहीं है बाय द लॉ। लेकिन आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो कंपलसरी सर्विस है उसको स्टेट जो कंपलसरी सर्विस लगाएगा उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लगा सकता है अगर नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरत पड़ी। लेकिन इंडिया की जो आर्मी अभी वॉलंटरी आर्मी है वो कंपलसरी आर्मी नहीं है एज in the case of Israel. And Article 23 also needs a normal statutory law. तो आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 बात करता है कंपलसरी सर्विसेज की, और स्टेट का क्या उसमें रोल है, वो इम्पोज कैसे कर सकता है, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं बना सकता है स्टेट किसी भी तरीके के रिलीजन, रेस या कास्ट पे। और आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1 बात करता है फोर्स लेबर और बेगार के बारे में कि प्रोहिबिट है ये। अब आर्टिकल 24 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। दैट इज no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment। देखिए किसी भी तरीके की हजार्डस एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी भी बच्चे को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए CLPRA एक्ट आया था, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इससे पहले एक और एक्ट था जिसको हम बोलते हैं ECA 1937, जिसको कि आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से कंफ्यूज ना हो। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है जो कि अंग्रेज़ों ने अपने टाइम में बनाया था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने 1937 में इस एक्ट को लाए थे, जिसमें जो चाइल्ड की जो एज थी वो लेस देन 15 ईयर्स जो भी है उसको माना जाता था। लेकिन इसके अंदर सर्टेन चीज़ें थी जो हमें 1986 में आए और उसमें CLPRA एक्ट के अंदर चेंजेस आते हैं। इसमें चिल्ड्रन को सेफ रखना, बच्चों को सेफ रखना स्टेट की जिम्मेदारी है एज पर आर्टिकल 39F ऑल्सो। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो ECRA है, जो ECA एक्ट है 1938 का, और जो चाइल्ड CLPRA चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है, उन दोनों में फ़र्क इस बात का है कि उसमें जो एज है वो चेंज कर दी गई है। 2012 में भी जो एज है वो अब 14 ईयर्स रख दी गई है। 2012 के अंदर जो CLPRA एक्ट है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, और उसमें हजार्डस एक्टिविटीज़ के अलावा नॉन हजार्डस एक्टिविटीज़ में भी जो बच्चे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट मना कर दिया गया है, इट इज़ इलीगल। अब ऐसा क्यों है, देखिए जो चाइल्ड है उसकी डिग्निटी है, उसका भी एक जोन है बायोलॉजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, एंड ऑल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। हर बच्चे को मेंटल हजार्ड भी फेस करना हो सकता है, मोरल हजार्ड भी फेस करना हो सकता है। ऐसा कई बार केस में निकलता है, जैसे गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में हमें केस देखने को मिलता है, जहाँ पे सपोज़ कीजिए अगर एक बच्चा है और वो प्रोस्टिट्यूट के घर में पैदा होता है तो उसे वहाँ सोशल स्टिग्मा सहना पड़ेगा। That is the reason that Supreme Court held that the children of the prostitutes have the right to equality of opportunity, dignity, care, protection and rehabilitation so as to be part of the mainstream of social life without any pre-stigma attached on them। इसलिए CLPRA एक्ट जो है
वो सभी नॉन हजार्डस एक्टिविटीज़ को भी बच्चों में को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, इवन अगर वो एक्टिविटीज़ हजार्डस हैं, नॉन हजार्डस हैं, अनटिल एंड अनलेस दो एक्सेप्शन दी हुई हैं, एंड यू शुड रिमेंबर दीज टू एक्सेप्शंस। पहली एक्सेप्शन ये है कि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, जिसमें बच्चे जो हैं वो काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन केवल स्कूल आवर्स के बाद, और एक्सट्रीमिटीज़ में केस नहीं आना चाहिए जहाँ पे बच्चे की जो पढ़ाई है वो सफ़र हो रही है। एंड द सेकंड वन इज़ एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में, जहाँ पे आप देखते हैं बच्चे जो हैं वो जूनियर आर्टिस्ट के रूप में, या फिर जितने भी आप रियलिटी टीवी शोज़ देखते हैं वहाँ पे, या मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जहाँ बच्चे काम करते हैं वहाँ पे, ये दो एक्सेप्शंस हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो कि नॉन हजार्डस में आते हैं। हजार्डस के अंदर चाहे वो शिवकाशी का केस हो जहाँ पे वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 24 हुआ था। शिवकाशी का मतलब है एक जगह है इंडिया में जहाँ पे क्रैकर्स बनते हैं। इसके लिए आपकी MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया था, जिसमें कि इसको कम्प्लीटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि आर्टिकल 24 का ग्रेव वॉयलेशन है। और 2005 अमेंडमेंट आता है चिल्ड्रन राइट एक्ट के नाम से, जो कि 14 साल से कम बच्चों को कभी भी एम्प्लॉय नहीं करने देगा, पनिशेबल ऑफेंस मानता है जो भी 14 साल से कम बच्चे अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट में लगते हैं या उसे काम को करते हैं, इवन इफ इट इज़ हजार्डस और नॉन हजार्डस। और नॉन हजार्डस के अंदर दो एक्सेप्शंस हैं, दैट इज़ फैमिली ओन बिजनेस, जो कि आफ्टर स्कूल आवर्स है, ऐसा नहीं कि फैमिली ओन बिजनेस में आप कर सकते हैं हमेशा, एंड एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री। लेकिन ऐसा ये जो एक्ट है आर्टिकल 24 ये आया क्यों? देखिए इंडिया की क्योंकि अगेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स, इस तरीके का माइंडसेट था पहले लोगों का, जो कि कुछ हद तक सही भी था ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड चेक। लेकिन इससे एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एम्प्लॉय किया गया। और अगर बच्चे एम्प्लॉय होंगे और अगर वो नॉलेज, एजुकेशन और प्रॉपर एक सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे और पहले ही एम्प्लॉय हो जाएंगे, देन वो जो इकनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाएगी कम्प्लीटली। जो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि आर्टिकल 24 आया। और आर्टिकल 24 भी एक ऐसा आर्टिकल है जिसे नॉर्मल स्टैट्यूटरी लॉ चाहिए, जिसका सबसे एग्जांपल जो है वो है CLPRA एक्ट या फिर चिल्ड्रंस राइट एक्ट 2005 में जिसमें अमेंडमेंट आता है, और CLPRA एक्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। Now Article 25. Article 25 says that subject to public order, morality and health and to the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. देखिए पहले हम सब क्लॉज फर्स्ट को देखते हैं। सब क्लॉज इसमें फर्स्ट में बात करी गई है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की। देखिए कॉन्शियंस का जो मतलब है, कॉन्शियंस का मतलब आर्टिकल 25 में बिलीफ सिस्टम से लिया गया है। यानी कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। हो सकता है बिलीफ सिस्टम हो आपका किसी रिवर में या किसी स्पिरिट में या फिर किसी ट्री में या किसी आइडल में, किसी भी चीज़ में आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है। इवन साइकोलॉजी में, इवन थियोलॉजी में हो सकता है आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो एथिज्म में, यानी कि आप नास्तिक हैं। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आप तक है, आपको कंप्लीट राइट है, आपको फ्रीडम है कि आप उस कॉन्शियंस को, उस बिलीफ सिस्टम को अपना सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, और ये इंडिविजुअल राइट है। यानी कि हो सकता है कि जो आपके पीयर्स या आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके रिलेटिव्स का जो फ्रीडम ऑफ जो कॉन्शियंस है, जो बिलीफ सिस्टम है, हो सकता है वो आपसे डिफर हो या आपका चेंज हो उससे। लेकिन जब तक वो चेंज रह सकता है जब तक आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, यानी कि स्टेट का जो वॉचफुल एम्बिवेलेंस है वो आ जाता है। अगर आप बोलते हैं कि मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है लेकिन सामने वाले का गलत है, तो वहाँ पे वॉचफुल एम्बिवेलेंस ऑफ स्टेट आता है और स्टेट फिर इसमें इंटरफेयर करेगा कि जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आपके पास आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। आप बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी पेड़ की पूजा करता हूँ तो सही है, लेकिन ये कहना कि दूसरे जो किसी आइडल की पूजा करते हैं वो गलत है, पेड़ की ही पूजा करनी चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन इसमें यह भी बात करी जाती है दैट देयर इज़ द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस वंस रिलीजन। यानी कि आप प्रोफेस कर सकते हैं, आप प्रोपोगेट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका खुद का रिलीजन। देखिए कई रिलीजन्स के अंदर एसेंशियल जो डॉक्ट्रिन है वो प्रोपोगेशन की भी डॉक्ट्रिन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इब्राहिमिक रिलीजन्स की बात करें तो उनके अंदर प्रोपोगेशन की जो एसेंशियल प्रैक्टिस है, जो डॉक्ट्रिन है वो है। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि हिंदूज़ फॉलो नहीं कर सकते, हिंदूज़ भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपने रिलीजन को हिंदूज़ भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत सारे जो थियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से पता भी चलता है, नॉट जस्ट इन इंडिया ऑल्सो अब्रॉड। आर्टिकल 25 आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल राइट्स पे बात करता है, इसलिए जो इसके
जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप आर्टिकल 25 को यहाँ तक ही यूज़ कर सकते हैं जब तक आप पब्लिक ऑर्डर को ख़राब नहीं कर रहे हैं, हेल्थ को ख़राब नहीं कर रहे हैं किसी की, या अपनी मोरालिटी एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मैंने आपको बताया बिलीफ सिस्टम है। प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। एंड बिलीफ सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि आपका बिलीफ जो है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है और वॉचफुल एम्बिवेलेंस होगा स्टेट का। लेकिन आर्टिकल 26 में हमें ये देखने को मिलता है कि आर्टिकल 26 ये कहता है फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 में आपको चेंज देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, आर्टिकल 26 बात करता है कलेक्टिव राइट्स की। आर्टिकल 26 says, subject to public order, morality and health, and every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with law। यानी कि अगर आप समझें तो आर्टिकल 26 के अंदर कलेक्टिव राइट की बात करी गई है, यानी कि यहाँ पर केवल आप क्रिश्चियनिटी को प्रोफेस नहीं कर रहे हैं, आप हिंदुज़म को प्रोफेस नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम को प्रोफेस नहीं कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल 25। यहाँ पे हम बात करेंगे इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की एज अ कलेक्टिव राइट, या हिंदुज़म की एज अ कलेक्टिव राइट, या आर्य समाज की एज अ कलेक्टिव राइट। आप अगर देखें आर्टिकल 26 आप जब तक फॉलो कर सकते हैं ऑन सर्टेन रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 25 में भी रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ था और पार्ट 3 भी था फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आर्टिकल 26 में आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वाई ऐसा क्यों है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आर्टिकल 26 जो बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की, उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन आता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है? देखिए, रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब है ऐसा कोई ग्रुप जिसमें लोगों की यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, जिसको कि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में वो सारी रिलीजियस प्रैक्टिस आएंगी जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाती हैं। अगर वो ना हो तो आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते। जैसे हिंदुज़म के अंदर अगर हम बात करें, हिंदुज़म के अंदर हवन का जो कंसेप्ट है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आएगा। लेकिन अगर आप बोलें कि नहीं, हम तो हवन में बलि चढ़ाएंगे, सेक्रीफाइस देंगे और हवन के अंदर कोई और रिचुअल करेंगे किसी और तरीके की, तो वो उसका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। सेम गोज़ फॉर इस्लाम। इस्लाम के अंदर नमाज अदा करना इज़ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, लेकिन नमाज को मस्जिद के अंदर यानी कि मॉस्क के अंदर अदा करना वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। फॉर एग्जांपल, क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म लेना और बाइबल के वर्सेस को पढ़ना और प्रोपोगेट करना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। लेकिन किसी और को गलत बोलना या किसी और के ऊपर किसी तरीके का विच क्राफ्ट के ऊपर किसी तरीके का केस फाइल कर देना या किसी को सब्जुगेट करके इमोरली डाउन करना, दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। यानी कि हर एक रिलीजन का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होता है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट्स कोर प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन, जिस पे वो रिलीजन वर्क करता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर एक ग्रुप होगा जिसमें ऐसे यूनिक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगे और उसका एक यूनिक नाम होगा। अगर नाम नहीं है, ऐसे केस में भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना जाएगा। इसके एग्जाम्पल कैसे हैं? जैसे आर्य समाज हो गया, आपका इस्लाम हो गया, हिंदुज़म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन के। अब बात आती है कि आर्टिकल 26 के अंदर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में पार्ट 3 क्यों नहीं है? देखिए, पार्ट 3 इसलिए नहीं है क्योंकि कलेक्टिव राइट है। कई बार कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर किसी ना किसी के फ्रीडम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं और उसे होने देते हैं दी आर्टिकल 26 बिकॉज वो फंडामेंटल राइट्स को रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं मानता। इसी का केस हम देखते हैं सबरीमला टेम्पल में। सबरीमला टेम्पल में जो केस आता है जहाँ पे लॉर्ड अयप्पा के जो वर्शिपर्स हैं वो बोलते हैं कि एनी वुमेन बिटवीन द एज 15 to 50 ईयर्स, जो कि रिप्रोडक्शन की एज होती है, वो वुमेन अलाउड नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि लॉर्ड अयप्पा इज़ अ नैस्टिक ब्रह्मचारी, यानी कि वो एक इटर्नल सेलिब्रेट है। लेकिन जो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन है, जिसको कि IYLA के नाम से भी जाना जाता है, वो स्टेट ऑफ केरला के साथ उसका केस आता है
जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होता है, वो ये कहते हैं कि कैसे आप किसी के आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को, बेसिकली पार्ट 3 में जो हमें राइट्स दिए गए हैं, इक्वालिटी की हम बात करते हैं कि कोई भी कहीं भी जाके किसी को भी वर्शिप कर सकता है, ऐसा आप क्यों करते हैं? देन लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स का ये कहना था कि आर्टिकल 26 हम मानते हैं और उसमें रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में फंडामेंटल राइट्स हैं नहीं। इसका मतलब अगर हमें नहीं चाहते कि जो वुमेन है 15 to 50 ईयर्स वो आएँ, तो वो नहीं आएंगी बिकॉज हम आर्टिकल 26 को यूज़ कर रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो एक केस है, जो सबरीमला टेम्पल का जो केस है, वहाँ पे लॉर्ड अयप्पा जो हैं, जो कि जिनमें लाइफ इन्फ्यूज कर दी गई थी बाय प्राण प्रतिष्ठा, एंड ही इज़ नो लॉन्गर एन आइडल, ऐसे केस में आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन आपका रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स का रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, क्योंकि उनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में पूजा करना है जो लॉर्ड अयप्पा की, वो आता है, ना कि इससे उनका रिलीजन या उनका जो फेथ है वो डिसाइड होता है कि औरतें जो हैं 15 to 50 वो आती हैं मंदिर में या नहीं आती हैं। तो ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट सबरीमला टेम्पल के केस में हमें देखने को मिलता है, जिसको कि हम बोलते हैं इंडियन यंग लॉ एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। अब आते हैं आर्टिकल 27 पे। देखिए आर्टिकल 27 कहता है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसको हम बोलते हैं फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए स्टेट जो है वो कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं लगा सकता। अगर हम बात करें मेडिवल एजेस की, जहाँ पे मुगल्स के टाइम पे जजिया या फिर इवन दिल्ली सल्तनत में भी हमें देखने को मिलता है कई बार जजिया टैक्स, या फिर जो नॉन इस्लामिक पीपल होते थे जो कि इस्लाम को प्रोफेस नहीं करते थे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता था। तो इस तरीके का जो रिलीजियस टैक्स है वो स्टेट नहीं लगा सकता। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है टैक्स और फीस में। जैसे कि अगर हम बालाजी महाराज ट्रस्ट की बात करें, आप जैसे मान लीजिए आप बालाजी मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, वहाँ पर या तिरुपति बालाजी जाते हैं, किसी भी टेम्पल में जाते हैं, तो उस टेम्पल की ट्रस्ट होती है। वो जो ट्रस्ट होती है वो आपसे कुछ फीस चार्ज करती है, जो कि सर्विस, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी की मदद के लिए होती है। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि आप वहाँ पे मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो फीस है, वो टैक्स नहीं है। आपको फीस और टैक्स में फ़र्क पता होना चाहिए। फीस इज़ फॉर द सर्विस, मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। लेकिन जो टैक्स का जो पर्पस है जजिया जैसा, वो नहीं हो सकता। प्लस आपको एक कंसेप्ट और समझना होगा, सब्सिडी का कंसेप्ट। देखिए कई बार जैसे इस्लाम के अंदर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं हज यात्रा भी आता है, जो कि सारे लोग नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लाइक फाइनेंशियली एम्पावरमेंट इतना नहीं है। लेकिन उसके लिए भी, हज यात्रा के लिए भी या अमरनाथ यात्रा के लिए भी, जो हमारी गवर्नमेंट है, बिकॉज वी हैव अ वेलफेयर स्टेट, तो वो कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे हज यात्रा में सब्सिडी प्रोवाइड होती है, अमरनाथ यात्रा में सब्सिडी प्रोवाइड होती है, प्लस आपको CRPF जो है वो प्रोवाइड होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो जो यात्रा है, जो आपका एक रिलीजियस पिलग्रिमेज आप बोल सकते हैं, वो बहुत ही ईजी रहे। क्योंकि इंडिया वेलफेयर स्टेट है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट जो है वो एक केवल एड ऑन है। कल को कोई और रिलीजियस कम्युनिटी आके ये नहीं बोल सकती कि हमें भी सब्सिडी दो, क्योंकि सब्सिडी देना ना देना एक एड ऑन है, वो वेलफेयर स्टेट का एक एड ऑन है। इट इज़ नॉट कंपलसरी, वी कैन नॉट फोर्स दैट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया है स्टेट को कि वो जो ये सब्सिडी है इसको कम करें, बिकॉज अगर ये सब्सिडी कम नहीं होती है, फॉर एग्जांपल अगर ए रिलीजन को ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है या उनकी पिलग्रिमेज में सब्सिडी ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो बाहर की जो जनता है उसे ऐसा लग सकता है, जो दूसरे रिलीजन की है, कि इनके रिलीजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस तरीके के सेक्युलर फैब्रिक को या स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म को तोड़ना बहुत ही एक गलत स्टेप हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, जो कि वायलेशन हो जाएगा आपके फंडामेंटल राइट्स का। तो आपको समझना है दैट आर्टिकल 27 डील्स विद नो टैक्स बट फीस। इसलिए चाहे वो वैष्णो देवी ट्रस्ट हो या बालाजी महाराज ट्रस्ट हो या किसी भी और टेम्पल का ट्रस्ट हो, या इवन अगर आप जो चर्चेज़ हैं या फिर जो मॉस्क हैं बड़े, या जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस में जो जहाँ पे हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ लोग घूमने जाते हैं या जहाँ पे लोग अपनी प्रेयर्स करते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई फीस लगती है, विच इज़ ऑन सर्विस, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की, जो कि बात करता है फ्रीडम फॉर अटेंडेंस फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। Article 28, subclause 1 says no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टेट है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, वो ब्रॉडली क्लासीफाई होते हैं 4 बेसिस पे। पहला है स्टेट कम्प्लीटली ओन्ड। जो स्टेट ओन्ड होते हैं कम्प्लीटली, जैसे आपके IITs हो गए, एम्स हो गया, वहाँ पे किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। वहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता कि आपको गीता पढ़नी ही पढ़नी है, या फिर आपको जो बाइबल है उसे पढ़ना है, या फिर आपको कुरान पढ़ना है। ऐसा करना आर्टिकल 28 का उल्लंघन होगा। इट विल वायलेट आर्टिकल 28, इट विल वायलेट योर फंडामेंटल राइट। लेकिन जहाँ केस आता है स्टेट फंडेड का या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड का, यानी कि जहाँ पे स्टेट ने कुछ फंड दिया है, फंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी सच फॉर्म, या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके पास चॉइस है, ये ऑप्शनल है कि आप उसे मानना चाहते हैं, करना चाहते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मन नहीं करता है या फिर फॉर एनी सेंस कि आपका सोशली आप उस तरीके से इंक्लाइंड नहीं है, या ये आपकी खुद की चॉइस है, तो आपको ज़बरदस्ती करना होगा। नहीं, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फिर एक पार्ट आता है रिलीजियस एंडोमेंट का। जैसे आपने कई बार देखे होंगे खालसा स्कूल्स होते हैं काफ़ी, या कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, या मदरसाज होते हैं, या जैसे आर्य समाज स्कूल्स होते हैं, जैसे DAV हो गया। यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली मैंडेटरी कंपल्सरीली अपना जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो दे सकते हैं, और ये आपको मानना पड़ेगा। इसलिए अगर आप देखेंगे कि DAV स्कूल्स के अंदर बताया जाता है कि हवन किस तरीके से करें, या जो आर्य समाज में जो रिचुअल्स और जो कोर प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन है वो समझाई जाती है। इसलिए अगर आप कॉन्वेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बाइबल वर्सेस को याद करना होगा। अगर आप खालसा जो स्कूल्स हैं वहाँ का अलग होता है, मदरसाज में अलग आपको जिसे बोला जाता है तालीम देना, वो अलग है। वहाँ पर कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसलिए वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं, देन आपको वो करना होगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को मानना होगा। इस पे जो डिस्प्यूट अभी अराइज हुआ था वो हुआ था इंटरनेशनल योगा डे पे, जब 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसने इंटरनेशनल योगा डे पे बोला था कि जो सूर्य नमस्कार है उसको हम मैंडेटरी करेंगे और स्कूल में कराना चाहिए। लेकिन देयर वर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, सर्टेन पीपल जो बोल रहे थे कि आर्टिकल 28 का ग्रेव वायलेशन है। जब उन्होंने नमो गवर्नमेंट ने बोला कि सूर्य नमस्कार को एज एन एक्सरसाइज अगर आप माने तो आर्टिकल 28 वायलेट ही नहीं होगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार कंप्लीट सेंस में एक हिंदू प्रैक्टिस जब होगी जब सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज को आप मंत्रास के साथ या मंत्रास को चांट करते हुए करेंगे। लेकिन अगर आप चांट नहीं करते हैं मंत्रा को, केवल सूर्य नमस्कार को करते हैं एज एन एक्सरसाइज, एज अ योगा, एज समथिंग जो कि आपकी जो बॉडी है उसको रिलैक्स करे और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएँ, तो वो आर्टिकल 28 में एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जिसे स्कूल में कराया जा रहा है। तो ये इससे डिस्प्यूट अराइज हुआ था। नाउ आर्टिकल 29 एंड 30 जहाँ पे हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की। आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन shall have the right to conserve the same. The second is, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. देखिए यहाँ पे हमें बात समझनी होगी कि जो आर्टिकल 29 है ये बात करता है इंडिविजुअल्स की प्लस ग्रुप्स की भी। इंडिविजुअल के अंदर देखिए ग्रुप का जो कंसेप्ट है आर्टिकल 29 में, ग्रुप के अंडर इंडिविजुअल्स को एज अ बबल आप समझ सकते हैं। ये हर सिटीजन्स के लिए, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। जब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की, तो हमें बात समझनी पड़ेगी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हैं कौन। देखिए माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमेशा से एक डिबेट चलती आ रही है, जैसे कि मल्टीकल्चरलिज्म की डिबेट है, ग्लोबलाइजेशन की डिबेट है। माइनॉरिटीज़ की डिबेट है कि अगर हिंदू जो हिंदू हैं उन्हें बोला जाता है कि वो इंडिया में मेजॉरिटी में है, लेकिन देयर आर सर्टेन पार्ट जैसे कि हम नागालैंड में या नॉर्थ ईस्ट में बात करें जहाँ पे क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है कुछ एरियाज़ में, और वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी हैं।
ऐसे किस सिनेरियो के अंदर हम किसको माइनॉरिटी और किसको मेजॉरिटी मानेंगे, क्या क्रिश्चियंस को या हिंदूज़ को, या देर आर सर्टेन एरिया जहाँ पे हिंदूज़ हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं और हिंदूज़ कम हैं। तो ये जो डिबेट है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटायर इंडिया माने मेजॉरिटी या फिर हम सर्टेन पार्ट्स को लेके समझें, इसी को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल हुई थी। एंड वी सी दैट ऑल दिस डिबेट हैज़ बीन लेफ्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जिसको कि हम NCM कहते हैं। अब जो बेसिस है इंटायर इंडिया का मेजॉरिटी मानना हिंदुज़म को, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटिज्म, कि किसकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन है, लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी कौन है, क्योंकि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट रिलीजन के, कल्चर के, लिंग्विस्टिक्स के ऊपर तीनों पे आता है। वहीं पे हम आर्टिकल 30 भी समझ सकते हैं, जहाँ पे बात होती है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसा मान लीजिए जैन्स जो कि माइनॉरिटी में है इंडिया में, या फिर जूस जो कि बहुत ही माइनॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी हैं, जो इंडिया में स्टिल अभी मिलते हैं, जो कम्युनिटीज़ मिलती हैं, या जैन्स होगा, या फॉर एग्जांपल सिक्स को ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं क्रिश्चियंस, तो फिर भी माइनॉरिटी हैं लेकिन इतनी नहीं। ऐसे सिनेरियो में भी आप देख सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे सारे जूस रहते हैं, सपोज नॉर्थ में, दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर वो नॉर्थ इंडिया से माइग्रेट करके किसी भी चीज़ के लिए साउथ में जाते हैं, तो वो अपने कल्चर को कैसे बचाएंगे? क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाते हैं तो जितना भी लिंग्विस्टिक कल्चर है, जितना भी सोशल कल्चर है, जितना भी रिलीजन है, वो सब चेंज हो जाएगा वहाँ पर। तो वो अपने जूस होने की आइडेंटिटी को, या जैन होने की आइडेंटिटी को, या सिख होने की आइडेंटिटी को कैसे बचा के रखेंगे? दैट इज़ बाय आर्टिकल 30। Article 30 states that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institute of their choices। इसलिए आप देखेंगे कि ये बहस चलती रहती है कि हिंदूज जो हैं, जो कि मेजॉरिटी में हैं, उनके इतने ज़्यादा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं लाइक क्रिश्चियन, जिनका कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, वो आपको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि क्रिश्चियंस जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो अपने स्कूल्स इस तरीके के इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि बाय अदर इन्फ्लुएंसेस उनका जो एक कल्चर का जो हेरिटेज है, जो उनकी एक एसेंस है, वो कम्प्लीटली वाइप ऑफ हो जाए। और ऐसा होना एक बहुत ही गलत चीज़ है इन अ कंट्री विच रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी, जिसका एक कोर प्रिंसिपल है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 ये कहता है द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर स्टेट फंड कहीं पे स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, तो अगर हिंदूज मेजॉरिटी में हैं और स्टेट के पास अगर 10 करोड़ रुपए हैं, तो उनमें से 8 करोड़ रुपए जो है वो हिंदूज़ को दे दें और बाकी के 2 करोड़ रुपए को सब डिवाइड करके वो माइनॉरिटीज़ में बांटें। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 वॉयलेट होगा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी होना। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर माइनॉरिटी को प्रॉपर स्टेटस ना दिया जाए और मेजॉरिटिज्म से ना बचाया जाए, तो माइनॉरिटी कम्प्लीटली वाइप ऑफ हो सकती है, उसका कल्चर, उसकी हेरिटेज, सब कुछ वाइप ऑफ हो सकता है। और इसके एक्सट्रीम सेंस में एक्सट्रीम एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं इन द मिडल ईस्ट। इवन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की, जहाँ से जूज जो थे उनको कम्प्लीटली बिल्कुल उनका जो कल्चर था, उनका जो हेरिटेज था, वो सब कुछ साफ कर दिया गया, जिसको कि इम्प्लीकेशंस हम आज भी जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं। द सेम आर लीडर्स न्यू वन दे वर कंपाइलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब वो बना रहे थे आर्टिकल 30 के अंदर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत ज़्यादा आगे की सोच थी, जो कि उन्होंने आर्टिकल 30 को समझा, आर्टिकल 30 को बनाया, और आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। नाउ आर्टिकल 31 सेज राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट था आपका, लेकिन फिर वो लीगल राइट बन गया। नाउ इट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन, उसमें चेंजेस आ चुके हैं बाय 44th अमेंडमेंट 1978। अब वो केवल एक लीगल राइट रह गया है। इसके बारे में मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस लेक्चर में बताया था। नाउ आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 डील्स विद right to constitutional remedies and remedies for enforcement of rights conferred by this part। इसके अंदर हम बात करते हैं
हेबिस कॉर्पस की, मैंडेमस की, सर्टोररी की, प्रोहिबिशन और कोए वारंटो की। इसके बारे में विल बी टॉकिंग मच इन मच डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।